नमस्कार प्रिय साथियों। जैसे कि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर फिश कल्चर को समझाइए। हो सकता है आप यदि एमएससी कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो बायोलॉजी से, तो उसमें आपको जो है प्रैक्टिकल में और आपके थ्योरी वाले पेपर में भी आपको फिश कल्चर का जो है पेपर देखने को मिल सकता है। और देखिए क्या होता है, एमएससी में जब हम आ जाते हैं तो इसकी बुकलेट्स जो है उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहीं से व्यवस्था करके ये सब इंतज़ाम किया है। तो चलिए आज हम समझेंगे कि फिश कल्चर में पूरा, यदि आप चाहें तो इसको एक प्रैक्टिकल में भी पूरा इसको नोट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल का यदि आपको किसी को टॉपिक दिया गया हो तो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए विस्तार से समझते हैं कि अगर फिश कल्चर क्या होता है। इसमें मोनोपोली मोनोपोली फिक्स मिक्स्ड किस टाइप का भी कल्चर, जितने प्रकार के कल्चर होते हैं सब समझ लेते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने यहाँ टॉपिक से। तो देखिए इधर पहले समझ लेते हैं कि हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ की पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए पॉपुलेशन जिस देश की बढ़ती है तो वहाँ पर जो है खाद्य पदार्थों की मात्रा भी जैसे बढ़ती जाती है। तो देखिए भोजन है जैसे गेहूँ वगैरह, इससे पूर्ति कर पाना असंभव है। तो इसके लिए जो है मत्स्य संवर्धन यानी फिश कल्चर पे बहुत ज़्यादा इसकी ओर डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसी से भारत की बहुत सारी जनसंख्या अपना जो है पोषण प्राप्त करती है, भोजन प्राप्त करती है। तो चलिए हम पूरा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए मछलियों की उत्तम खाद्य पदार्थ के रूप में मांग बढ़ने से मत्स्य संवर्धन की आवश्यकता बढ़ी है। मछलियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की तकनीकें विकसित की गई हैं। यानी कि फिश कल्चर सिर्फ इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो मछलियों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए फिश कल्चर की टेक्निक जो है डेवलप की गई है। तो बेसिकली हम बात करें फिश कल्चर कितने प्रकार का होता है, तो ये मुख्यतः दो प्रकार का फिश कल्चर होता है, जिसमें एक तो देखेंगे मोनोकल्चर और दूसरा होता है पॉलीकल्चर। तो बेसिकली यहाँ हम समझते हैं मोनो का मतलब सिंगल होता है सिर्फ एक, और पॉली का मतलब होता है दो या दो से अधिक। यहाँ तो ये भी हो जाता है ना। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं दोनों को। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोनोकल्चर आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बता दूं, मान लीजिए ये कोई पॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा, और इसमें एक ही प्रजाति की मछली को छोड़ा गया है ना, छोटी छोटी। इसमें मान लीजिए एक ही प्रजाति की मछलियों को रखा गया है, तो फ्रेंड्स हम इसको बेसिकली क्या कहेंगे, मोनोकल्चर। तो चलिए परिभाषा में समझ लेते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार के संवर्धन में मत्स्य की किसी एक ही जाति का संवर्धन किया जाता है, यानी कि फिशेस की किसी एक ही स्पीसीज का यदि हम संवर्धन कर रहे हैं एक ही तालाब में, तो एक ही, आपको याद रखना है मोनो का मतलब होता है एक, तो एक तालाब में एक ही स्पीसीज का यदि संवर्धन करते हैं तो उसको कहते हैं मोनोकल्चर या एकल संवर्धन। तो देखिए इसमें क्या क्या हम रख सकते हैं। मुख्यतः इसमें कॉमन कार्प जो मछली बेसिकली हमारे बुंदेलखंड एरिया में देखने को मिल जाती है, किसी भी आपको भारत के किसी भी कोने में मिल सकती है, जो थोड़ी इनका पेट मोटा होता है, छोटी सी होती है, जमीन के निचले निचले हिस्से में रहना ये पसंद करती है। तो कॉमन कार्प हो सकता है। इसका एकल संवर्धन भारत सहित विश्व के कई देशों में किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि कॉमन कार्प जो है सीड प्रोडक्शन या अन्य जातियों की मछलियों से अधिक सरल होता है। अन्य मछलियों के एकल संवर्धन जो विभिन्न देशों में विकसित किए जाए वो निम्नानुसार हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो है मोनोकल्चर यानी कि एकल संवर्धन में हम कॉमन कार्प को ही क्यों चुनते हैं, तो उसमें ये बता रहा है कि इसका सीड प्रोडक्शन यानी कि इसका बीज उत्पादन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये मछली आसानी से हर जगह अवेलेबल हो जाती है। एक नॉर्मल तकनीक के माध्यम से जो इसके बीजों को कंडक्ट किया जा सकता है, इसलिए जो फ्रेंड्स एकल संवर्धन में हम मोनोकार्प को लेते हैं। तो इसी का आपको जो सॉरी कॉमन कार्प का आपको हर बार एग्जांपल देना है यदि बात आती है ऐसे फिश कल्चर में मोनोकल्चर की, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं और देशों में क्या, जैसे अफ्रीका में कैटफिश क्लियोरियस गोरपिनेसिस, ठीक है। पूर्व जर्मनी में कॉमन कार्प, जापान में कॉमन कार्प, यूएसए में चैनल कैटफिश, है ना। कई देशों में रेनबो ट्राउट एकल संवर्धन किया जाता है। तो अब चलिए करते हैं खारे पानी में। ये तो बात करते थे हम फ्रेश वाटर की, अब बात करते हैं जो मेराइन वाटर होता है यानी कि खारा पानी। तो एकल संवर्धन फिलीपींस में मिल्क फिश, जो खारे पानी की मछली है, क्या नाम उसका, मिल्क फिश, देख सकते हैं ये फ्रेंड्स खारे पानी में एकल संवर्धन इसका किया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए एकल संवर्धन और भी देशों में देख लेते हैं। तो जापान में येलो टेल नोटिफेरा आदि, है ना। तो चलिए हम दूसरे पेज पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे उत्तर अमेरिका में पैसिफिक साल्मन, कॉमन कार्प का भी एकल संवर्धन यूरोप के देशों में अधिक प्रचलित है। एकल संवर्धन में इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो फ्रेंड्स वो इधर क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि जो है एकल संवर्धन यानी कि मोनो फिश कल्चर करने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं, तो हम वो समझ लेते हैं। जैसे एक ही जाति की मछलियों की सुव्यवस्थित रूप से मॉनिटरिंग की जा सकती है। फ्रेंड्स वो तो बेसिकली है कि जैसे हम एक ही क्लास के बच्चों को यदि एक साथ में पढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ताकि उनके लिए अलग से मैनेजमेंट ना करना पड़े।
सेम ऐसा मछलियों का ही है। जैसे इसके उत्पादन, प्रजनन, विकास और परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं को सरलता से निरीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही प्रजाति की मछलियां हैं, इसलिए उनका मैनेजमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे एकल संवर्धन की कुछ हानियां भी होती हैं, पानी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, मछलियों के आपस में कैनिबेलिज्म हो जाता है ना, स्वजाति भक्षण। इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स वो मछलियाँ एक दूसरे को खाने लगती हैं, उसी उसी में ना, छोटी मछली बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाने लगती हैं। तो फ्रेंड्स पानी की गुणवत्ता में भी कमियाँ देखने को मिलती है, क्योंकि ये होता है कि जैसे कोई एक स्पीसीज उसमें रह रही है, तो जो मेन कंटेंट है उनका भक्षण करने का, तो वो उसमें धीरे धीरे बेसिकली कम होता जाएगा। इसलिए थोड़ा इसका एक दो हानि है, लेकिन बेसिकली इसके लाभ भी बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं पॉलीकल्चर की, है ना, यानी कि बहुसंवर्धन। तो फ्रेंड्स बहुसंवर्धन का मैंने एक एग्जांपल उसमें भी बताया था, चलो इसमें भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पॉन्ड है ना, और इस पॉन्ड में मान लीजिए एक ही दो अलग अलग प्रजातियां या दो से अधिक प्रजातियां बीच में हो सकती हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी। तो दो से अधिक भी प्रजातियां यदि किसी तालाब में एक साथ रहती हैं, तो हम उसको किसके पॉलीकल्चर के अंतर्गत देखते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे इस प्रकार के संवर्धन में दो या दो से अधिक प्रकार की मछलियां एक ही ताल में संवर्धन किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली पॉली का मतलब ही होता है कि दो या दो से अधिक, तो यानी कोई ऐसा तालाब है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की मछलियों को एक साथ रखा जाता हो, तो फ्रेंड्स उसको हम पॉलीकल्चर या उनका संवर्धन किया जाता हो, तो उसको हम पॉलीकल्चर कहेंगे, यानी कि बहुसंवर्धन। तो देखिए बहुसंवर्धन विधि में यह आवश्यक होता है कि मछलियों का भरण प्रतिरूप यानी कि फीडिंग पैटर्न, यानी कि उनके खाने का तरीका भिन्न हो, वे भिन्न भिन्न फूड हैबिटेट्स में रहती हों। तो फ्रेंड्स इसमें एक सतह पे जैसे सरफेस फीडर रहती है, दूसरी सरफेस पे फ्रेंड्स कॉलम कॉलम फीडर है ना, और तीसरी सरफेस पे बॉटम फीडर, यानी कि वो मछलियाँ, जैसे कुछ मछलियाँ जो है बीच में रहना पसंद करती हैं, कुछ मछलियाँ ऊपर सरफेस पर रहती हैं, कुछ मछलियाँ जो है निचली सरफेस पर रहना पसंद करती हैं। तो बहुसंवर्धन का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र के सभी संसाधनों को पूरी तरह से उपयोग में लाना है। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कि आखिरकार जो पॉलीकल्चर होता है यानी कि बहुसंवर्धन होता है, फ्रेंड्स इसके क्या लाभ होते हैं। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं अपनी पेन का, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके जो पॉलीकल्चर के क्या लाभ होते हैं, चलिए वो समझ लेते हैं। जैसे इस विधि के द्वारा मछलियों की उत्तम संकर यानी किस्म का उत्पादन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब बहुत सारी मछलियाँ एक साथ रहेंगी तो प्रोडक्शन होगा, अलग अलग वेराइटीज़ की मछलियाँ जो है क्रिएट होंगी या बनेंगी। इसमें मछलियाँ आकार में बड़ी और आर्थिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसमें जो मछलियाँ होती हैं वो आकार में बड़ी होती है, तो फ्रेंड्स बेसिकली उनका जो है अच्छा मूल्य भी मिलेगा, तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होंगी। कृत्रिम भोजन सभी मछलियों द्वारा समान रूप से उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बाहर से खिलाते हैं तो वो सभी मछलियाँ एक साथ खा लेती हैं। जलीय संवर्धन परिस्थिति तंत्र के सभी स्तरों का उपयोग किया जाता है। इसमें जलीय परिस्थिति तंत्र के सभी स्तर से मतलब ये होता है कि एक ऊपर वाला लेवल होता है, मध्य वाला लेवल, और तीनों लेवल पे जो मछलियाँ इसका फूड प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। तो इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ऊपरी सरफेस पर रहने वाली मछलियों में आपको नाम याद रखना है, कतला और सिल्वर कार्प, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्या खाती हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह छोटे छोटे जीव जंतु और जू प्लैंक्टन्स को खाना ये लोग पसंद करती हैं। इसके बाद जो मिडिल सरफेस होता है यानी कि बीच वाला भाग, उसमें जैसे रोहू रहना पसंद करता है, यानी कि ऊपरी सरफेस के नीचे और निचले वाले से थोड़ा ऊपर, और ये ग्रास कार्प। तो फ्रेंड्स ये जैसे शाकाहारी मछलियाँ होती हैं, तो ये छोटे-छोटे पौधे लगे होते हैं जो नदी और तालाब के आसपास जैसे बाढ़ वगैरह आने से उसमें डूब जाते हैं, तो ये उनको खाना पसंद करती हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मिग्रेल और कॉमन कार्प, ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मछलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स ये सबसे निचले सरफेस पर रहना पसंद करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे-छोटे कीड़े मकोड़ों को तो खाते ही हैं। इसके अलावा ऊपर से जो जो भी मलबा बचता है, जो मछलियाँ मर जाती हैं कभी-कभी, तो ये मछलियाँ उनको भी जो है भक्षण, मिग्रेल होती है ये उनका भक्षण भी कर लेती है। इसलिए ये मछलियाँ जो होती है जब मिग्रेल, ये फ्रेंड्स सर्वाहारी होती है, पेड़ पौधों जीव जंतुओं को एक साथ खाने का जो है प्रयास करते हो। चलिए हम बात करते हैं अगले पेज पर। बहुसंवर्धन निम्नलिखित मछलियों का किया जाता है, यानी कि वो कौन सी मछलियां हैं जिनका हम बहुसंवर्धन करते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए जैसे भारत में मेजर कार्प, चाइनीज कार्प की जातियाँ, अन्य मछलियां ऐसे कंपोजाइट संवर्धन भी कहते हैं। चीन और ताइवान में चीनी कार्प की जातियाँ, अफ्रीका में क्लोरियस और टिलापिया, है ना। खारे पानी में बहुसंवर्धन, तो अब बात करते हैं जो समुद्र का पानी होता है उसमें जो है बहुसंवर्धन कैसे होता है, किन मछलियों का होता है। तो इजराइल में मुलीट, श्रिम्प, फिलीपींस और इंडोनेशिया में मिल्क फिश और श्रिम्प, चीन में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, मड कार्प, ब्लैक कार्प, बिग हेड कार्प,
भारत में कतला, रोहू, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, स्किल कार्प, मिरर कार्प, तिलापिया का संवर्धन जो है मिश्रित संवर्धन जो है किया जाता है। मिश्रित संवर्धन फ्रेंड्स हम इसी को बोल सकते हैं ना, जो बहु संवर्धन होता है तो मिश्रित का भी उसे वही सेम मतलब होता है कि मिश्रित में दो या दो से अधिक कोई चीज़ मिलाएगी वो मिश्रित, तो बहु संवर्धन में भी बहुत सारी होती है ना। तो फ्रेंड्स बेसिकली इससे हानियाँ क्या हो सकती हैं, जब पॉलीकल्चर होने करने से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं वो हम समझते हैं। देखिए, इससे मछलियों की कई जातियाँ होने से सुव्यवस्थित मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। तो वो फ्रेंड्स बेसिकली बात है कि मैंने आपको हर बार क्लास का एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक 5 का बेटा, एक 6 का बेटा, 7 का, 8 का, तो अलग-अलग क्लासों के बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स एक तो मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, उनको बहुत अच्छी गुणवत्ता नहीं दे सकते हैं, उनको एजुकेशन की। तो फ्रेंड्स सेम इसमें ही होगा कि उनको खाने वाली प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि अलग-अलग मछली है तो अलग-अलग खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी, तो ये सब है ना? मछलियों की हर अवस्था का निरीक्षण करना कठिन होता है, बिल्कुल बेसिकली होगा, क्योंकि जब अलग-अलग प्रजाति की रखिए तो उनकी स्पीशीज़ का पता लगाना, फिर उनका निरीक्षण करना, आपस में प्रतिस्पर्धा होने की संभावना होती है। बेसिकली जब अलग-अलग प्रजातियाँ की मछलियाँ रहती हैं, तो जो कुछ प्रजाति रहती है, विदेशी प्रजातियाँ, वो एक-दूसरे को खाने फीडर का भी काम करती है, तो खा भी लेती हैं उनके छोटे-छोटे बच्चों को। तो फ्रेंड्स इससे मछलियों के पनपने की आवश्यकता जो है संभावना कम हो जाती है। बहुसंवर्धन में जैसे कतला, रोहू, मिगरल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प का बहुसंवर्धन किया जाता है। बहुसंवर्धन में मछलियों में भोजन की प्रवृत्ति निम्नानुसार होती है। तो बहुसंवर्धन में मछलियों का जो फिर मैंने खाना कैसे होता है वो हम देख लेते हैं क्या खाते हैं। जैसे प्लैंकटन फीडर, जैसे कुछ मछलियाँ होती हैं वो प्लैंकटन को ही आकर्षित करती हैं, मतलब प्लैंकटन जो सरफेस पर रहते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, पानी के अंदर भी। तो इस समूह में जैसे सिल्वर कार्प, हाइपोफ्लैंक्टिमिक्स, मॉलिट्रिक्स जल में सबसे ऊपरी सतह पर वास करती है। तो फ्रेंड्स ये मछलियाँ जैसे सिल्वर कार्प, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये मछलियाँ आपको ध्यान रखना है, सिल्वर कार्प वगैरह ये सब ऊपरी सतह पर रहती हैं। ये कतला, ये भी फ्रेंड्स ऊपरी सतह पर रहना पसंद करता है। भोजन में सिल्वर कार्प पादप प्लवकों को अधिक खाती हैं, है ना? देखिए, भोजन में सिल्वर कार्प पादप प्लवकों को, यानी जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनको अधिक खाती है सिल्वर कार्प, जबकि कतला जंतु प्लवकों को खाना पसंद करते हैं। यानी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको कौन खाता है? कतला। ठीक है। कतला कतला भी जल में ऊपरी सतह पर रहती हैं और प्लवों का भक्षण करती हैं। अब बात करते हैं शाकाहारी। तो देखिए, जब हम पॉली कल्चर करते हैं मछलियों का, यानी कि बहुसंवर्धन, तो उसमें कौन सी मछलियाँ होती है? शाकाहारी होती हैं। ये जलीय वनस्पति का भक्षण करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई सारे एरिया ऐसे होते हैं जो कि नदी या तालाब के किनारे जो है पानी में जलमग्न यानी डूब जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो उनका भक्षण करती हैं। ऐसा नहीं कि बाहर निकल के खाती हैं। जैसे कि रोहू हो गया, सतह से ये नीचे रहता है, पानी की वनस्पतियों का भक्षण करता है। ग्रास कार्प अति भक्षक है जो सतह से नीचे रहती हैं। अब बात करते हैं मैक्रोफाइट्स का भक्षण करती हैं। तलबक्षी यानी कि बॉटम मछलियाँ, वो मछलियाँ जो नीचे निचले वाले हिस्से में रहना पसंद करती हैं। मैंने ऑलरेडी आपको नाम बता दिया, जैसे मिग्रेल हो गया और इसके अलावा कॉमन कार्प, ये सब मछलियाँ सरफेस पे निचले सरफेस पे रहना पसंद करती हैं। तल पर रहती हैं। शैवाल, कृमि, घोंघे जलीय जीवों, कीटों का भक्षण करती हैं। मिग्रेल तलभक्षी मछली है जो सर्वभक्षी ओमनीवोरस मछली भी होती है। फ्रेंड्स जैसे निचली मछलियाँ देखिए, उनका मेन काम ये होता है कि एक तो वो नीचे जो रहता है उसको तो खाती ही खाती हैं, लेकिन ऊपर से जो भी आता है, जैसे पानी की ऊपरी सरफेस से मछलियों का बचा खुचा जो मछलियाँ मर जाती हैं, तो उनको भी ये निचली तल में रहने वाली मछलियाँ उनका भक्षण कर लेती हैं। अब मत्स्य भक्षी मछलियाँ जो मछली को ही खाती हैं, ये अवांछित मछलियों की रोकथाम हेतु पाली जाती हैं। इनमें क्लोरियस, नोटोपिटेरस, ऑफियोसेफेलस मछलियाँ प्रमुख हैं जो मछलियों को ही खाती हैं ना। बहुसंवर्धन में एक प्रजाति की उपस्थिति में दूसरी प्रजाति की वृद्धि अच्छी होती है, इसे सिनग्रिन शाइनेरिज्म का प्रभाव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आपसे 2 नंबर में कभी भी आप नेट का क्वेश्चन दें या सेट का क्वेश्चन दें तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि सह क्रियाशीलता क्या होता है। तो फ्रेंड्स यानी कि सिनर्गिज्म का मतलब यही होता है कि जब 2 प्रजातियां एक साथ रहती हैं, 2-3, तो उनका संवर्धन जो है अच्छे से हो पाता है। इसको क्या कहते हैं? सह क्रियाशीला कहते हैं। इस प्रकार की संवर्धन से जल की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। ठीक है। फिल्टर फीडर और बॉटम फीडर मछलियाँ का इनमें संवर्धन जो है सहायक होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है मिश्रित कंपोजिट मत्स्य कल्चर, तो हम बात कर लेते हैं मिश्रित या कंपोजिट फिश कल्चर। बेसिकली ये थोड़ा उससे जो पॉलीकल्चर की तरह ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अगले पेज पे बात करते हैं।
तो जैसे कि जो कंपोजिट फिश कल्चर है फ्रेंड्स, ये रिसर्च द्वारा विकसित की गई तकनीक है ना, कंपोजिट फिश कल्चर या मिश्रित फिश कल्चर। इसके तहत स्थानीय और इम्पोर्टेड, यानी इम्पोर्ट का मतलब होता है जो हम दूसरे देशों से लाते हैं अपने यहाँ पे, मछलियों को एक ही ताल में रखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई गाँव है हमारा, तो गाँव की मछली और जो विदेश से लाई गई मछली है उसको एक साथ हम यदि हम रखते हैं तो इसको कंपोजिट या मिश्रित फिश कल्चर कहते हैं। फ्रेंड्स, यह कॉम्बिनेशन 5 या 6 मछलियों का होता है, ठीक है। इन सभी मछलियों का विभिन्न खाद्य आवास फूड हैबिटेट होता है। इनका चयन इस आधार पर किया जाता है जिससे ये आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। ताल में सभी क्षेत्रों में उपलब्ध खाद्य मात्रा का उचित उपयोग हो जाता है, ठीक है। इस तंत्र में प्रयुक्त की जाने वाली मछलियाँ, जैसे कि कंपोजिट फिश कल्चर में कौन-कौन सी मछलियाँ हो सकती हैं, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि कतला हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, जो ब्रेस्ट या सरफेस फीडर हैं, ठीक है। जो रोहू जो कॉमन फीडर है, जो बीच में रहना, मैकेरल और बॉटम कार्प, मैकेरल हो गया, और जैसे हमारी कॉमन कार्प ये बॉटम फीडर होती हैं जो निचली सरफेस पर रहना पसंद करती हैं। जो कटक में किए गए कंपोजिट मत्स्य संवर्धन की 7 प्रजातियां प्रयुक्त की गई हैं, जैसे कि ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कतला, रोहू, स्केल कार्प और मिरर कार्प, ठीक है। तो इसको इन अनुपात में फ्रेंड्स, ये इतना ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है ये वाला कंटेंट, तो किस तरह से इतना हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। जो मैंने बता दिया यहाँ से आप लिख लीजिए, इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं इस टॉपिक को, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, हमें सिर्फ 10 या 5 नंबर में लिखना होता है, तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त टॉपिक है। यदि आप प्रैक्टिकल में लिखना चाहते हैं तो बेसिकली इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो प्रैक्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्राकृतिक खाद्य पदार्थ का पूर्ण उपयोग करने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिन कारकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है वो प्रमुख है ना। ये देखिए, जैसे हम कोई भी कल्चर करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है, तो चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं क्या उनकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं। जैसे कि खाद्य पदार्थ, खाद्य आवास, विभिन्न जैविक और अजैविक कारकों के प्रति सहनशीलता, टॉलरेंस कितनी है के आधार पर उपयुक्त मिश्रण का चयन, ठीक है। तालों में अंगुली मीन का संग्रहण, स्टॉकिंग डेंसिटी जो प्रति क्षेत्र के हेक्टेयर की दर से संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तालों में छोड़ी जाने वाली अंगुली मीन की आरंभिक कुल भार, तालों में उर्वरकों को डालने की दर, आवृत्ति और गुणवत्ता। फ्रेंड्स, जैसे जो तालाब होते हैं तो उसमें फ्रेंड्स पोटास वगैरह ये सब डाला जाता है जब तालाब को बनाया जाता है उस टाइम पे, और बाद में थोड़ा-थोड़ा करके भी और डाला जाता है। जैसे आर्टिफिशियल फीड की दर, जैसे बाद में खाना खिलाते हैं, वो तालों के भौतिक और रासायनिक जैविक अभी लक्षण, इन सब का ध्यान रखा जाता है। खर्चे की आधार पर उत्पादकता की कुल लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और शेष लाभ यानी नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए हम अगले पेज की बात करते हैं। तो कई पूर्वी यूरोपियन देशों में कार्प के साथ तेंच, हाँ, का संग्रहण किया जाता है। ये मछलियाँ निमग्न पौधों तल में रहने वाली अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट का भक्षण करती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, इनवर्टिब्रेट का मतलब वो होता है ऐसे सारे जीव जिनमें जो फ्रेंड्स रीढ़ की हड्डी जो अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि वो स्टारफिश रहती है, जेलीफिश, ये सब है ना। साथ ही ये तली पर अवशेषों का भी भक्षण कर उनकी विघटन को नियंत्रित कर तालों की स्वच्छता बनाए रखने में सहायक होती हैं, ठीक है। कॉमन कार्प तालों में खुले भाग में रहती हैं, वहाँ पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ का भक्षण करती हैं। इनमें 2 जातियों में आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। खाद्य पदार्थ संसाधनों का पूरी तरह उपयोग होता है। तो कई अन्य देशों में जैसे कैरेसियस गोल्डफिश एक विदेशी मछली है जो ठंडे जल में रहने वाले कॉर्प के साथ संगत की जाती है। ट्राउट मछलियों को भी कॉर्प के साथ संगत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और एमएससी और बीएससी संबंध बायोलॉजी संबंधित जो भी टॉपिक्स है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैं उनको जो है डिटेल वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा, चाहे आपकी प्रैक्टिकल संबंधित हो या थ्योरी संबंधित हो। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। और फ्रेंड्स, बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको एमएससी बीएससी मैथ बायोलॉजी के उस पे आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर यानी 4-4 5-5 सालों के पेपर देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा पेपर देने में। धन्यवाद।